नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि राहुल गांधी को अब तरस खा जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी पर। उम्र हो गई है प्रधानमंत्री जी को। हमारे यहाँ कहा जाता है कोई आदमी बुजुर्ग हो उसका सम्मान करो। एक गलती हो गई, ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं रखना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। लेकिन उसके बाद जिस तरह से फजीयत हो रही है, और राहुल गांधी ने तो कमाल कर दिया, जबरदस्त हमला कर दिया कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। और पूरी कांग्रेस पार्टी जुट गई। प्रधानमंत्री जी बेचारे बगले झाँक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। अभय दुबे जी ने पूछा, अभय दुबे जी ने कहा कि देखते रहना, पार्लियामेंट का जब संयुक्त सत्र बोले बुलाया जाएगा तो कोई सेना का रिटायर्ड मार्शल, सीडीएस, कोई सेना के इस तरह के लोगों के बयान दिलवाए जाएंगे जिससे देश का माहौल बदला जा सके। लेकिन क्या बदला जा सकेगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की छीछा लेदर पूरे देश में ही उसने भाजपा के पसीने छुड़ा दिए। पिछले 1.5-2 महीने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक के बाद एक चरित्रहीनता के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसने समाज को हिला दिया है। किसी जमाने में चरित्र का पर्याय कही जाने वाली भाजपा आज इतनी चरित्रहीनता पर क्यों उतारू हो गई है? और क्या वास्तव में नाम नरेंद्र काम सरेंडर का नारा मोदी की सारी पर्सनालिटी को खराब कर देगा? बहुत जबरदस्त बातचीत की आज मैंने अभय दुबे जी से। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और पूरी बातचीत सुनिएगा, आपको बहुत रोचक लगेगी। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। राहुल गांधी ने आज कुछ ज्यादा ही तीखा हमला बोल दिया। कई दिनों से थोड़ा दाएं बाएं होकर निकल जा रहे थे, लेकिन आज वो ज्यादा फॉर्म में थे। एक तो मध्य प्रदेश गए थे। मध्य प्रदेश बड़ी दुखती सी नस है कांग्रेस की। मुझे लगता है कि मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में था, विधानसभा के चुनाव में। थाली बिल्कुल सामने दिख खिसक गई थी। लेकिन बहुत खुल के बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो काम करना चाहते हैं, राहुल का दरवाजा उनके लिए खुला है। घर पे कभी आ सकते हैं, बस आप कांग्रेस को मजबूत करिए, मैं आपको मजबूत करूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा बयान वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा नाम नरेंद्र काम सरेंडर। और जिस लहजे में उन्होंने कहा कि एक ट्रम्प का फोन आया और हमारे प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए। मैं ये देख रहा हूँ, ये जो मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर वाला, जिसके जरिए पहली बार मैंने इतने सालों बाद बीजेपी को बैकफुट में देखा। ये कितने ड्रामा कर लें कि हमने हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर बांटने का लक्ष्य नहीं था। लेकिन सब जानते हैं कि 3 दिन तक टीवी चैनलों पे बात हो रही थी, अखबारों में छप रही थी। जब मोहल्लों मोहल्लों में ये होने लगी अगर सिंदूर देने आया तो दौड़ाएंगे बहना है बहुत। उसके बाद बीजेपी ने वापस लिया। लेकिन आज जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं देख रहा हूँ, इतना जोश मैंने बहुत दिनों बाद देखा। कम से कम मैंने 50-60 ट्वीट अपनी वॉल पे देखे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान को लेकर ट्वीट किए। ये जो एक छवि कांग्रेस प्रस्तुत करना चाहती है प्रधानमंत्री की, कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने, और साथ ही साथ वो इंदिरा गांधी की छवि प्रस्तुत कर रही है कि इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, जबकि अमेरिका ने भी ऐसी धमकी दी थी। अभी जी क्या लगता है कि इस पूरी रस्साकशी का, दोनों जनों के आरोप प्रत्यारोप के बाद जो कांग्रेस प्रधानमंत्री पे हमला कर रही है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जिस तरह पहली बार बचाव की हालत में, दयनीय हालत में नजर आ रहे हैं, तरस भी आ रहा है मुझे प्रधानमंत्री पे, क्योंकि उम्र ऐसी होती है ना, 75 साल के आदमी पे। हम लोग कहते भी हैं कि कोई बुजुर्ग हो जाए तो पे थोड़ा तरस खाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, ये हालात अगर नाम नरेंद्र काम सरेंडर ये लोगों ने पोस्टर बना दिए, बहुत खराब स्थिति नहीं लग रही है? इसका नतीजा क्या होगा अभय जी? देखिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि अ, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के जो बाद की स्थितियां हैं उनमें फंस गए हैं, और ये जो फंदे हैं, ये जो गांठें हैं, खुद उनकी अपनी बनाई हुई हैं। सबसे पहली गांठ जो है, पहला फंदा जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप का डाला हुआ है, और मोदी ने उसकी खुलकर आलोचना नहीं की, उसका तुरंत खंडन नहीं किया, कड़ा जवाब नहीं दिया। इस चक्कर में वो उस फंदे में फंस गए। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो फंदा फेंका था, उस फंदे में मोदी जी नहीं फंसते, तो फिर राहुल गांधी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती नाम नरेंद्र काम सरेंडर। क्योंकि जब वो सरेंडर है, जब राहुल गांधी कह रहे हैं सरेंडर, तो यही तो कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन उठाया और कहा कि मोदी जी, और मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। तो ये 10-11 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। उसके बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उनके वाणिज्य मंत्री ने एफिडेविट दे दिया है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का हथियार इस्तेमाल किया, उसके दबाव में आके ये समझौता कराया गया। भारत के विदेश मंत्रालय की
विदेश मंत्रालय के हर वक्तव्य का खंडन करता है वो हलफनामा। ऐसा लगता है कि भारत के विदेश मंत्रालय के खिलाफ हलफनामा दिया गया हो, ऐसा लगता है जो वहां किया हुआ है। और अब अमेरिका उससे वापस भी नहीं आ सकता, क्योंकि कोर्ट में उसने कह दिया है, तो अमेरिका किसी भी कीमत पर उस बात को बदलेगा नहीं। और जितने भी वक्तव्य दिए हैं आज तक इस चीज के खंडन में, उसमें एक में भी ना अमेरिका का नाम लिया गया है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया गया है। सब लोग उस सवाल के ऊपर चुप हैं। इससे आमतौर पर छवि गई है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से दबते हैं, अमेरिका के सामने झुकते हैं और अमेरिका के पिट्ठू हो गए हैं। उसी चीज को मुहावरे में राहुल गांधी ने कहा है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। और ये बहुत ही परफेक्ट, बिल्कुल सीधे सीधे ये नारा जो है वो जनता के बीच में जा रहा है। इससे नरेंद्र मोदी की छवि बहुत खराब होगी, और इस छवि को खराब हो रही है पहले से, और इस छवि को अगर भरपाई वो करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ और करना पड़ेगा। कोई और ऐसा हथकंडा कोई और ऐसा स्पिल लाना पड़ेगा जिससे लोग इस बात को भूल जाएं या इसके ऊपर चर्चा करना बंद कर दें। तो ये तो इनके लिए बहुत मुश्किल है, काफी बुरी तरीके से ये फंसे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई चारा है। अब इनको हिचक के साथ ही सही संसद का विशेष सत्र भी देर सवेर बुलाना होगा, और संसद का विशेष सत्र बुलाने में भी कुछ किसी न किसी हथकंडे का इस्तेमाल ये करेंगे। हो सकता है इस तरह की कोई बात, आज मैं सोच रहा था इसके बारे में, हो सकता है वो संसद के विशेष सत्र में किसी बड़े फौजी जनरल को निमंत्रित करें और जनरल के जरिए एक कहा जाए कि सांसदों के सामने फौज के फलाने संचालक, वो सीडीएस भी हो सकते हैं, वो वायुसेना अध्यक्ष भी हो सकते हैं, वो थल सेना अध्यक्ष भी हो सकते हैं, वो अपनी इस पूरे ही रिपोर्ट पेश करेंगे। तो ये सब करके वो कुछ थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई, देखिए आप इसमें वो हथकंडा लाएंगे, कोई ना कोई स्पिन लाएंगे, तो ये सब करेंगे। राहुल गांधी, उनके प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया, राहुल गांधी देश को तोड़ने की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको अब तो ये कहा जाने लगा है, जो कि उन्होंने कहा है ना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि अब संसद का विदेश अधिवेशन भी ट्रंप से पूछ के ये घोषित करेंगे। और सबसे ज्यादा जो टेलिंग कमेंट, यानी सबसे ज्यादा से कहते हैं तीखी टिप्पणी, जो भारतीय जनता पार्टी को हिला देती है, और नरेंद्र मोदी भी उसको सुन के उनका चेहरा झंझना गया। वो पहली टिप्पणी तो राहुल गांधी ने की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। दूसरी टिप्पणी, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जो संजय राउत ने कहा है कि ये ट्रंप से पूछकर विदेश। और तीसरी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है उसको मत भूलिए। अरे वो तो बड़ी जबरदस्त, मोदी जी का नया एजेंडा है, वन नेशन वन हस्बैंड। अच्छा, और ये भी एक सोचने की, देखिए ये तीन हमले हैं बहुत जबरदस्त किस्म के। और ये जब भास्कर में वो खबर पहली बार प्रकाशित हुई कि मोदी जी, भास्कर सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने आउटरीच प्रोग्राम में सिंदूर बांटेगी घरों घरों में जाकर, और सिंदूर के ऊपर मोदी जी की तस्वीर होगी। 3 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने, 3 या 4 दिन तक इसका खंडन नहीं किया। जब उनको लगा कि इसका बहुत उल्टा असर पड़ रहा है, ये पूरी तरीके से बूमरैंग हो रहा है, तब फिर घबराकर इन लोगों ने उसका खंडन किया और फिर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया और भास्कर के खिलाफ बोलने लगे, ये वो वगैरह सब इस तरह की बात करने लगे। तो ये अपने ही बनाए हुए जाल में ये लोग लगातार फंसते चले जा रहे हैं। ये अभय जी, वैसे मैं हालांकि थोड़ा सा क्रांतिकारी स्वभाव का हूं, मैं परंपरागत जो रीति रिवाज हैं उनको मानता भी नहीं, ओशो को बहुत पढ़ता हूं, तो मैं किसी पे निजी हमले नहीं करता, मैं मानता भी नहीं कि निजी हमले किए जाने चाहिए। लेकिन जब आप किसी एक प्रतीक चिन्ह को, आप सिंदूर को ही, बल्कि मैं तो थोड़ा सा और, हो सकता है कि मेरी इस बात पे आलोचना हो, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता हूं कि सिंदूर भी एक स्त्री के लिए आपने उसको, स्त्री को बांधने की कोशिश है पुरुष सत्ता समाज में, कि स्त्री आपके लिए आपके नाम का वो सिंदूर लगाए। लेकिन है तो है, समाज में है। तो सिंदूर इस समय जो देश में कमान संभाल रहे हैं, सबसे बड़े राज में योगी आदित्यनाथ, जिनका सिंदूर से वास्ता नहीं, और मोदी जी पे जो सवाल व्यक्तिगत जिंदगी को लेके खड़े हो रहे हैं, मैं फिर कहूंगा कि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने शपथ पत्र में नहीं लिखा कि पत्नी का नाम, और फिर आपने लिखा। और उस, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात कि आपको परिवार की जिंदगी का दर्द होता है। आप कहते हैं 3 तलाक बड़ा
मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा दर्द भरा है, परेशानी भरा है। पलट के कोई ये भी तो कहेगा कि हिंदू समाज में जिन महिलाओं को परित्याग कर दिया गया, बिना तलाक के छोड़ दिया गया, हो रहा है ना सोशल मीडिया पे। मैं फिर क्षमा चाह रहा हूँ कि मेरे स्तर की बात नहीं है, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि सिंदूर के नाम की राजनीति कर दो, सिंदूर का नाम रख दो, आज लग रहा होगा भारतीय जनता पार्टी को कि 11 सालों का सबसे ज्यादा कोई आत्मघाती फैसला था, वो ऑपरेशन सिंदूर था, ये नाम था। सिंदूर के संग मैंने कोरोना काल में देखा था अभय जी, मैं उन लोगों को जानता हूँ सोसाइटी में मैं जिसमें रहता था, चूंकि मैं तो जब लोग पहले दिन मजदूर निकले थे तो मैं उन दिनों देख के बिल्कुल हिल गया था। 45 दिन तक मैंने रोज 1000 पैकेट बांटे थे खाने के और पानी के, जब तक मैं खुद कोरोना पीड़ित नहीं हो गया। लेकिन जो मैंने देखा भाजपा के कट्टर समर्थक थे, लाशें गिर रही थी, अस्पताल नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे। तो जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे उनके मुंह से एक लाइन निकलती थी कि ये योगी और ये मोदी क्या जाने इनको परिवार का दर्द क्या होता है, इनके अपने बच्चे नहीं। ये लाइन निकलती थी। सिंदूर का नाम वो करे, और बड़ी खराब चलन है कि साहब हमने परिवार छोड़ दिया देश के लिए। परिवार छोड़ना कोई बड़ी उपलब्धि है। मेरी घर में पत्नी है, मैं उसको छोड़ के निकल जाऊं कि मैंने समाज छोड़ दिया, तो मेरी दायित्व क्या था? क्या लगता है कि सिंदूर का फैसला बड़ा गलत मोड़ पे आ गया, गलत मोड़ पे ले लिया गया? देखिए, जब उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया तो इसको तो सब लोगों ने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है। जब ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया था, इसको कहा था कि बहुत सोच समझ के इन लोगों ने रखा है नाम, और इसका वो एक राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं ताकि जो महिलाएं जो हैं, क्योंकि महिलाओं के पतियों को उनके सामने मारा गया, उनकी बेदर्दी से हत्या की गई, तो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने से जिसका जो राजनीतिक प्रभाव पैदा होगा उसका बाद में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। देखिए, मैंने 4 पीएम के मंच पे कहा था कि मोदी जी उस लाभ को उठाने से बाल बाल चूक गए और वो चूक उन्हें बहुत महंगी पड़ रही है। अगर वो ट्रंप के कहने पर या ट्रंप के दबाव में आकर इन्होंने संघर्ष विराम न किया होता और थोड़ा पाकिस्तान को, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई लंबा युद्ध लड़ा जाता और पाकिस्तान को समूल नष्ट कर दिया जाता, ये सब बेकार की बातें हैं। मतलब इसका व्यवहारिक किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। सीडीएस ने भी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी ये बात कहा है, वी शुड नॉट लुक फॉर ए लॉन्ग वॉर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये, लेकिन जिस तरह से, या तो उन्हें पाकिस्तान के सामने शर्तें रखनी चाहिए थी कि हम संघर्ष विराम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारी शर्तें, आप इन शर्तों को मानिए। इन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। अगर शर्त रखी होती तो अभी तक निकल के सामने आ जाता। और पाकिस्तान, अगर वास्तव में पाकिस्तान इनसे दबा हुआ था, पाकिस्तान बेहाल था और गिड़गिड़ा रहा था, मेरा कहना है, अगर पाकिस्तान बेहाल था और गिड़गिड़ा रहा था तो पाकिस्तान इनकी कोई भी शर्त मान लेता। मतलब पांच शर्तें रखते, 5 नहीं मानता, 3 तो मान लेता शर्तें इनकी। कम से कम उन्होंने 4 लोगों को पाकिस्तान दे देता जिन्होंने हत्याएं की। 1-2 आतंकवादी जो पाकिस्तान के अब काम के नहीं रह गए हैं, जिनका उपयोग पाकिस्तान के लिए भी खत्म हो गया है, उनको इनके हवाले कर देता। मतलब ये क्या स्थिति थी? ये जो संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं भाई? इसीलिए नहीं बुला रहे हैं कि वहां पर ये सब सवाल उठेंगे और इन सब सवालों का ये जवाब कैसे देंगे, ये अभी तक ये लोग फ्रेम नहीं कर पाए हैं अपनी बात को। इनकी समझ में नहीं आ रही है कि विदेश मंत्री ने भी इनकी सासत में जान डाल रखी है। इनके विदेश मंत्री साहब बिल्कुल, हमारे पिताजी एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, हुक्का, मतलब हुक्के का मुंह खुला रहता है ना हमेशा, मतलब तो वो इस्तेमाल कर, विदेश मंत्री उस श्रेणी के, देखने से लगता ही नहीं कि ये एक अनुभवी आईएफएस भारतीय विदेश सेवा का अफसर है। ये स्थिति है। अक्षम लोगों की सरकार है जो न अपनी बात को ठीक से कह पाते हैं न कुछ है। निचले स्तर पर, मझोले स्तर पर हम देख ही चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को क्या हालत है, और शीर्ष स्तर पर आप देखिए, आप विदेश मंत्री का आचरण पूरा देख लीजिए। अभय जी मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। मैंने देखा है कि कोई ऐसा हादसा हो गया, किसी फौजी का शरीर घर पे आया, निर्जीव शरीर घर पे आया, लाश बन के घर पे आया, पूरा गांव 1 साल तक मातम मनाता है। मैंने ये भी देखा, गांव में शादी, गौना, ब्याह सब टल जाते हैं। ये शहरों में परंपरा भरी बची हुई हो, लेकिन गांव में बची नहीं हो, लेकिन गांव में परंपरा है, गम में रहता है पूरा साल भर। अभय जी, मैं देख के हैरान कि लगा कि ये सांसद हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे।
हमारी बहनों के सिंदूर की बात करेंगे, जिनका सिंदूर आतंकियों ने उड़ा दिया, खत्म कर दिया, उनकी निंदा करेंगे। वहां क्या हो रहा है विदेशों में? भारतीय जनता पार्टी की सांसद रेखा जी गाने गा रही है विदेशों में। जो निशिकांत दुबे यहाँ जहर उगलते हैं, वहां पे वो उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनकी। क्या ये अंताक्षरी खेलने गए थे सांसद? प्रथम क्लास हवाई जहाज में यात्रा करके गए, लाखों रुपए का टिकट गया, 7 स्टार होटलों में गए। दुबई में मैंने भी इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, सबसे बड़े होटलों में रुके, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां थी इनके पास में। लगा कि ये दुनिया को प्रभावित करेंगे, एक लाइन खबर नहीं छाप रहे विदेशी अखबार इनके। और ये क्या कर रहे हैं? ये कम से कम वहां के शासक को प्रभावित करें, या अंताक्षरी खेल रहे हैं। कितनी कितनी लज्जा आई होगी उन महिलाओं को जिनके सिंदूर उजड़ गए। ये हमारी बात करने के तहत है जी, दिल दुखता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं सुन के। उनका गाना आज इन महिलाओं के दिल पर कितना तीर की तरह चुभा होगा। क्या इस तरह अंताक्षरी खेलने के लिए गए थे सांसद हमारे? आपकी जो बातें हैं उनको सुनकर मैं सोच ही रहा हूं कि इस वक्त देश की जनता क्या सोच रही हो। अच्छा, देश की जनता, एक वो भी क्षण था जबकि बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, और बालाकोट स्ट्राइक के बाद में देश की जनता ने जो सोचा था उसका नतीजा लोकसभा चुनाव 2019 के में दिखाई पड़ा। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों में जो बढ़ोतरी हुई थी, उस बढ़ोतरी में बालाकोट स्ट्राइक और इसका जो राजनीतिक दोहन किया गया, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। घुसकर मारा, घुसकर मारा, वही बात घुसकर मारा अभी भी गोदी मीडिया के एंकर और एंकरनिया उसको बार बार कहते हैं। हर सवाल के जवाब में वो उसको बोलते हैं, घुसकर घुसकर मारा। मैं नहीं समझता कि आज देश की जनता उस तरीके से सोच रही है जिस तरह 2019 में सोच रही थी। देखिए, काफी फर्क पड़ गया है तब से अब तक। इस वक्त भी वैसा सोच सकती थी बशर्ते नरेंद्र मोदी ने ठीक से रणनीति बनाई होती, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का मुकाबला करने की हिम्मत दिखाई होती, और नरेंद्र मोदी ने थोड़ा पाकिस्तान को थोड़ा सा और ठोका होता। थोड़ा जरूर ठोकना चाहिए था। देखिए, ये जो 4 दिन में ही सारा फौजी झड़प खत्म हो गई, ये कुछ लोगों को लगा कि अकस्मात कुछ बीच में रुक गया, कुछ हो रहा था, कुछ घटित हो रहा था, अकस्मात बीच में रुक गया। इसमें कोई शक नहीं है कि जब पहली एयर स्ट्राइक की गई तो पाकिस्तान ने कुछ भारतीय वायुसेना को नुकसान पहुंचाया। इस बात को अब आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो आखिरी दिन जिस दिन संघर्ष विराम हुआ, उस दिन कम से कम 10-12 घंटे में भारत के हमले इतने जोरदार थे कि उससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को नुकसान पहुंच रहा था। वही वो मुकाम था जहां पर बहुत ज्यादा संघर्ष थोड़ा और माउंट करके भारत जो है अपने पक्ष में पूरी बाजी खींच सकता था। अब आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि भाजपा के प्रशंसकों के मन में भी संदेह पैदा हो गया है। ये एक भाजपा के लिए बहुत चिंता की बात है। विपक्ष को एक ऐसा हथियार मिल गया है, विपक्ष उस हथियार से जब चाहता है तो सरकार को कूट देता है। आज देखिए, 3 विपक्षी नेताओं के वक्तव्य मैंने बताए आपको। एक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत। उन्होंने तीनों टिप्पणियां की हैं, उससे एनडीए के नेता बहुत बुरी तरीके से हिले हुए हैं। मतलब इस तरह की टिप्पणियां भाजपा वालों की तरफ से होती थी इन लोगों के खिलाफ, अब उल्टा हो रहा है, इनके खिलाफ भी टिप्पणियां हो रहे हैं, और इनकी तरफ से कोई भी बड़ा आदमी, भाजपा के कुछ एक प्रवक्ताओं वगैरह को छोड़ के कोई एक बड़ा आदमी निकलकर इनका जवाब नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में ऊंचे स्तर पर इस बात पे विचार हो रहा होगा कि संसद का विशेष सत्र अगर बुलाया जाएगा तो विशेष सत्र बुलाने में कौन कौन सी बातें पूछी जाएंगी हमसे, क्या क्या सवाल हमारे सामने उठाए जाएंगे, और हम उन सवालों को किस तरीके से जवाब दें ताकि बाजी अपने पक्ष में हम कर पाए। तो उस सत्र में भाषणबाजी की बड़ी जबरदस्त प्रतियोगिता होगी। देखिए, मतलब उस तरह की प्रतियोगिता होगी जिस तरह एक बार मणिपुर के सवाल पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पिछली वाली संसद में, तब एक भाषणबाजी की जबरदस्त प्रतियोगिता हुई थी। उसमें माना गया था कि भाई बाजी जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। भारतीय जनता पार्टी को आज इतना विश्वास नहीं है कि उस बाजी को वो जीत पाएगी, कि उसमें कितने लोगों के खिलाफ। सबसे पहला सवाल उसमें उठाया जाएगा कि बैसरण घाटी में सुरक्षा क्यों नहीं थी और हमारे खुफिया विभाग क्या कर रहे थे। ये गृह मंत्री के सामने सवाल होगा,
ये गृह मंत्री की आलोचना होगी। फिर सवाल उठाया जाएगा कि भाई विदेश मंत्री ने स्ट्राइक से पहले जानकारी क्यों दी। ये सवाल विदेश मंत्री के खिलाफ होगा। उनको जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि वो जब वो कहेंगे कि साहब हमारा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, उनका बात कौन मानता है उनकी इस बात की। तीसरा सवाल होगा रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कि भाई आपके जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि उनके पास हवाई जहाजों की कमी है। क्या चक्कर क्या है, हमारी रक्षा सेनाएं जो है वो पूरी तरीके से साजो सामान से लैस क्यों नहीं है, ये सब क्या है, मतलब जो है। तो लगातार इस तरह की बात। फिर चौथा सवाल नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा कि आप ट्रंप की आलोचना नाम लेकर क्यों नहीं कर रहे, खंडन क्यों नहीं कर रहे आप। ट्रंप आपकी रोज बेइज्जती करता है। दूसरे तीसरे दर्जे के आपके प्रवक्ता हैं, वो करते हैं बात। ये 4-5 ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसी बात नहीं कि जवाब तो वो देंगे ही, भाषण के बदले भाषण तो होगा ही वहां जबरदस्त, और कांग्रेस के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे, शीशा लेदर करने की कोशिश करेंगे, ऐसे जैसे कहते नहीं भड़कावे वाले बात बोलेंगे ताकि कांग्रेस के नेता भड़क कर कुछ उल्टी सीधी बात बोले, बात पटरी से उतर जाए और उसका ये फायदा उठाएं। ये सारे हथकंडे इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन अभी तक उन्हें अपनी एक विश्वसनीय रणनीति नहीं मिल पाई है भाजपा को। अगर भाजपा को अपनी एक विश्वसनीय रणनीति मिल गई होती तो अभी तक उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने का आहूत कर लिया होता और उसकी तैयारियां हो रही होती। आप देखिए कि जिस तरीके से बीच बीच में अचानक होता ना, कि अचानक ये कर दिया, अचानक वो कर दिया, अचानक सीडीएस ने बोल दिया, ये सब जो है इसी तरीके से अभी कुछ और भी स्पिन देने के लिए अचानक कोई बातें प्रकट होंगी ताकि ये मामला फिर से पटरी से उतर जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 16 मेरे ख्याल से 16 पार्टियों के लोगों ने लिखा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। लेकिन ये 16 लोग वो होंगे, वो पार्टी के लोग होंगे जिनकी नसों में गरम सिंदूर नहीं दौड़ रहा होगा। ये डायलॉग दोबारा नहीं आ रहा। जिसने लिखा होगा डायलॉग, मोदी जी ने उसको बड़ा मारा होगा, बड़ा पीटा होगा। मैंने तो देखा था एक बार, पता है क्या हुआ, कुंभ के शुरुआत में कुंभ की बात थी। एक बहुत बड़े लेखक कवि हैं प्रसून जोशी, मैंने 6 आरटीआई लगाई। आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। मुझे किसी ने बताया कि प्रसून जोशी ने कुंभ का लोगो बनाने के लिए, कुंभ का गीत बनाने के लिए करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश सरकार से लिए, करोड़ों रुपए। लेकिन वो आरटीआई के जवाब को नहीं देता कि कितने करोड़ रुपए प्रसून जोशी ने लिए हैं। बताना चाहिए भाई, देश का पैसा है, मेरा आपको टैक्स का पैसा है, तो प्रसून जोशी ने लिए हैं एक लोगो बनाने के लिए जिसको मेरा कंप्यूटर डिजाइनर, वीडियो डिजाइनर आधे घंटे बना के दे देगा उनसे बेहतर। बेचारा हमारा योग, उसके करोड़ों रुपए ले रहा है कोई आदमी, तो बताना चाहिए आरटीआई में कितने रुपए दिए, कौन क्या कला है। तो ऐसे डायलॉग लेखक होते हैं अभय जी, तो जिसने लिखा होगा मेरी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है, वो डायलॉग दोबारा क्यों नहीं आ रहा। दोबारा आना चाहिए ना, वैसे क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि सिंदूर माले, देखिए जब तक आप ऑपरेशन सिंदूर कह रहे थे तब तक तो उससे ये छवि निकलती थी कि आप महिलाओं का जो सिंदूर उजाड़ा गया है उसका आप बदला ले रहे हैं। तब तक तो ये बात ही आती थी। लेकिन जब आप उसको, मोदी जी ने अपने आप को सिंदूर का प्रतीक बना दिया, मोदी जी ने अपने आप को सिंदूर का प्रतीक बना दिया कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है और सिंदूर की डिबिया बांटी जाएगी, उस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी, फिर वन नेशन वन हस्बैंड वाली बात सामने आ गई। अब तो सिंदूर शब्द का जिक्र भी ये लोग नहीं करने से भी थोड़ा परहेज करेंगे। इनको लगा होगा कि हनुमान जी गए थे सीता मैया के पास में, सीता मैया मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने पूछा कि मैया ये क्या कर रही हो। उन्होंने कहा सिंदूर लगा रही हूँ। बोले क्यों लगा रही हो। बोले तुम्हारे भगवान को ये बड़ा प्रिय है कि मांग भर रही हूँ, लाल होता है तो भगवान राम को बड़ा प्रिय होता है। हनुमान जी ने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दिया कि मांग भरने पे अगर इतना बढ़िया हो रहा लग रहा है तो मेरे पूरे शरीर पे सिंदूर हो जाएगा, लाली लसे। तब से हुआ है, हमने सुना है धो। तो शायद उसी दूर से प्रभावित होकर इन्होंने लिया होगा। लेकिन कैसे कैसे शब्द आए हैं अभय जी, मैं सोच नहीं सकता। सोशल मीडिया पे महिलाओं के वीडियो आए हैं सामने। इस 1-2 महीने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चरित्रहीनता, लाइव चरित्रहीनता। मैनपुरी में 140 वीडियो, धाकड़ साहब रोड पे अपना धाकड़पना कर रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहा सामने। मतलब ये पार्टी जो कभी शुचिता के लिए कहती थी, ज्ञानशील एकता, विद्यार्थी परिषद की विशेषता, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमने ये नारा लगाया था, हम भी विद्यार्थी परिषद में देखते हैं। तो वो पार्टी का ऐसा चरित्र सामने आ गया। संघ बिल्कुल खामोश है,
आपको क्या लगा होगा ये सीज फायर जो हुआ है, इसके आखिरी सवाल मेरा ये, संघ का क्या दृष्टिकोण होगा इसको लेकर? देखिए, उस सबके मन में दुविधा है। संघ ने भी इस सीज फायर की कोई प्रशंसा नहीं की है। सबके मन में दुविधा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खुल के विरोध भी वो नहीं कर सकते। सबके मन में दुविधा है कि भाई ये सब जो हुआ है इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है, सबके मन में दुविधा है। और इस तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसका नेतृत्व, उसके रणनीतिकार इस दुविधा से गुजर रहे हैं। और यही भाजपा का इस वक्त सबसे बड़ा संकट है। इसीलिए पूरी पूरी बात जो है ना, पूरा जो परिस्थिति है वो पक्ष में झुक गई है विपक्ष के। और विपक्ष जो कह रहा है वो जैसे कहते हैं तीरों की तरह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका प्रहार हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है और हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने हमें समय दिया, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी और आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझे लगता है कि वास्तव में भाजपा एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप मेरी राय से सहमत हैं? सहमत हैं तो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।